हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारी स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि हम आपके लिए रोज के 25 क्वेश्चन लेके आते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो भी और आज के क्वेश्चन भी देखते हैं कि किस तरीके के आपके लिए रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है और साथ साथ उसके आंसर देने की भी कोशिश करनी है। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी तो आप उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि कौन सा मंत्रालय जो इस अवार्ड को देता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहीं पे खेल मंत्री की बात करें तो हमारे खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर इनका नाम हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से और चीजें जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था अगर ये पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद इनका नाम है, जो कि चेस से रिलेटेड है, यानी कि शतरंज ये खेलते हैं, तो इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगाया गया था, यानी कि इमरजेंसी जो लगाई गई थी, तो उसके टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आपका आंसर करना है ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो कौन सी इमरजेंसी लगाई गई थी उस टाइम पे, लगाई गई थी आपकी नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो लगाया गया था। 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जिसको वित्तीय आपातकाल बोला जाता है। और स्टेट इमरजेंसी को आपका प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। तो अगर ऐसे पूछेगा कि प्रेसिडेंट रूल में कौन सा आर्टिकल है या कौन सी इमरजेंसी वो होती है, तो स्टेट इमरजेंसी इसको बोला जाता है। आपकी नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल की बात करें तो 352 इसका आर्टिकल हो जाएगा। स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो 356 इसका आर्टिकल हो जाएगा और फाइनेंशियल इमरजेंसी की 360 का इसका आर्टिकल हो जाएगा। तो इनके आर्टिकल भी पूछेगा तो आपको यहाँ से याद रखना है। ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन से डिस्कस कर ली है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी सबसे ऊपरी परत आपको बतानी है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 3 हमारी परत होती है, एक होती है आपकी सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर आती है मेंटल और लास्ट में आती है आपकी कोर। ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर की पूछा है तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड करा गया है। पहली वाली होती है आपकी अपर क्रस्ट, फिर आती है लोअर क्रस्ट। इसी तरीके से मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करा गया है और कोर को आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड करा गया है। ठीक है, इसी में आपको कंपोजिशन भी पूछता है कि आपकी क्रस्ट में कौन सी कंपोजिशन पाई जाती है, मेंटल में कौन सी पाई जाती है। तो क्रस्ट में मिलती है आपको सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, मेंटल में आपको मिलती है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में आपको मिलती है निफे, जिसको बोला जाता है निकल और आयरन। तो इस तरीके से कंपोजिशन भी पूछेगा तो आप वो भी आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है, यानी कि हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो उसका आंसर आपको करना है, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत रत्न। तो भारत रत्न भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। शुरुआत इसकी कब करी गई थी, तो 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी। किसके साथ, इसके साथ और जो पद्मा अवार्ड थे तो वो भी शुरू करे गए थे 1954 में ही, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 हमारे पद्मा अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन। पहला जो होता है वो होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण एंड देन आता है आपका पद्म श्री। ठीक है, तो जैसे इनके नाम है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा नाम होता है तो सबसे बड़ा ही हो जाएगा, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री आपका सबसे छोटा नाम होता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो वो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो ये थे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी तथ्य थे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो सनलाइट होती है, यानी कि जो प्रकाश होता है सूर्य का, तो उसकी उपस्थिति में हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि धूप में रहने से हमें विटामिन डी मिलता है, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारे शरीर में वो विटामिन बनाया जाता है। इसका आपको साइंटिफिक नेम पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम यहाँ से हो जाएगा। ए का पूछेगा तो इसका होता है आपका रेटिनॉल। तो ये साइंटिफिक नेम भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सी का आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड और बी का आपका होता है थायमिन। ये B1 का थायमिन होता है, बी के और भी कॉम्प्लेक्स होता है, औरों को भी हम इसी तरीके से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज भी होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को पता ही है अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे, उनका नाम आपको बताना है, यानी कि हमारे जो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको बोला जाता है, तो इनका नाम है विपिन रावत। ठीक है, तो विपिन रावत हमारे पहले CDS थे, अभी हाल ही में ये शहीद हुए हैं, तो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सब लोगों को वैसे इनका नाम पता होना चाहिए। यहीं से हम हमारे डिफेंस के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमारे हाल ही में हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो चेंज हुए हैं,
तो उनका नाम आपको याद रखना होगा। पहले हमारे कौन थे, तो मनोज मुकुंद नरवाने उनका नाम था। तो उनको किन्होंने सक्सीड करा है, तो मनोज पांडे ने उनको सक्सीड करा है। तो आपको याद रखना इजी होगा क्योंकि मनोज मुकुंद नरवाने से ही मनोज पांडे बने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से याद रख सकते हैं। यहीं पे आप सेम मानेकशॉ देख रहे होंगे, ये कौन थे, ये हमारे थे पहले फील्ड मार्शल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो दीपा कर्माकर हैं ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि कौन सा खेल ये खेलती हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक खेल से ये संबंधित है। और इनसे रिलेटेड और क्या याद रखना है, तो 2014 में ये पहली महिला भारत से बनी थी जो कि कॉमनवेल्थ में हमारे गोल्ड लेके आई थी। तो ये भी याद रखना है। कब पूछेगा, तो 2014 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो रोग है, यानी कि कौन सी जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। नॉट पूछ रहा है, तो इसलिए ये भी याद रखना है। संक्रामक रोग जिसको हिंदी में बोला जाता है। क्या होता है संक्रामक रोग, तो वो रोग होता है जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकते हैं, तो उनको आपका संक्रामक रोग बोला जाता है। तो डायबिटीज ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डायबिटीज आपको पता है कि संक्रामक रोग नहीं होता है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज ये नहीं होता है। टीबी आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, और कोलेरा जिसको हिंदी में हैजा बोला जाता है, तो ये भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है। टीबी की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, चिकन पॉक्स आपका वायरस से होती है, और कोलेरा भी आपका बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ये भी पूछता है कि कौन सी बैक्टीरिया से या कौन सी आपकी वायरस से होने वाली डिजीज है, तो आप आंसर यहाँ से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बताने, यानी कि हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और अभी की बात करें तो इनका नाम है सुशील चंद्र, जो कि हमारे करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसी के लिए अगर आपको आर्टिकल पूछेगा तो 324 हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो पीकॉक होती है, यानी कि जो मोर होता है, उसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। तो क्योंकि हमारा ये नेशनल पक्षी है, यानी कि नेशनल बर्ड ये हमारी हो जाएगी, तो जितने भी हमारे नेशनल एनिमल हो गया, पक्षी हो गया, इन सबके आपको साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, पावो रिस्टेटस। तो इसीलिए मैं आपके साथ आई हूँ ताकि मैं जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे आपको याद करवाते जाऊं। तो यहाँ पे आपको फिलहाल पीकॉक का नाम याद रख लेना है, इसका नाम हो जाएगा पावो रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत की पहली महिला कौन थी, जो कि अंग्रेजी चैनल आप सब लोगों ने सुना होगा, तो इंग्लिश चैनल जिसको बोला जाता है, तो इसको पार करने वाली बनी थी। तो इनका नाम हो जाएगा आरती साहा। सीधे आपको यहाँ से इनका नाम याद रख लेना है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये पहली महिला भारत से बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वाइस एंड अदरवाइज नाम की एक पुस्तक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसकी आपको राइटर बतानी है। तो इनका नाम हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, तो ये इन्फोसिस जो कंपनी है उसकी ये चेयरपर्सन भी है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत फेमस ये राइटर भी है, बहुत सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे वाइज एंड अदरवाइज की बात कर रहा था, तो ये सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन साइलेंट वैली से पूछा है कि 1973 में जो साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट करा गया था, यानी कि जो आंदोलन शुरू करा गया था, तो वो कौन से स्टेट में करा गया था। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पे मौजूद है, ये है आपका केरल में। तो केरल में ही ये आंदोलन शुरू करा गया था। उस टाइम पे वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसके द्वारा बाढ़ आ रही थी साइलेंट वैली में, तो उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए ये आंदोलन शुरू करा गया था 1973 में। और बाद में ही इसी साइलेंट वैली को नेशनल पार्क भी यहाँ का घोषित कर दिया गया था। तो 1985 में इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। ये भी पूछेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कॉफी का कटोरा कौन से देश को बोला जाता है, यानी कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, तो ये होता है ब्राजील। आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, क्योंकि कॉफी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको कॉफी का कटोरा बोला जाता है। यहाँ पे आपको ब्राजील की कैपिटल पूछता है, तो ब्राजीलिया इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य की जो कान की हड्डी होती है, तो इनमें से बताना है आपको कि कौन सी हमारे कान में प्रेजेंट नहीं होती है। तो हमारी जो फीमर होती है, इसका बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी थाई बोन होती है, यानी कि हमारी जांग की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी होती है, तो फीमर इसका सही आंसर हो जाएगा। मेलियस आपकी बिल्कुल कान की हड्डी होती है। स्टेपिस तो आप सब लोगों ने सुना होगा, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये हमारे कान में ही प्रेजेंट होती है, तो स्टेपिस इसका नाम हो जाएगा। और इनकस भी हमारे कान में प्रेजेंट होने वाली हड्डी होती है, तो फीमर इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये निक नेम किसी को दिया गया है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। तो इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो जो भी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत बोला जाता है कि इन्हीं के द्वारा करी गई थी, इन्हीं को उनका फादर बोला जाता है। वो जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया था, मॉडर्न इंडिया, तो वो दादा भाई नेरोजी ने उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया था,
तो इसीलिए इनको इस नाम से जाना जाता था। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई है बहुत ही फेमस, जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ही लिखी गई है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा है कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में रैम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहीं पे अगर आपको रोम की पूछता है, रैम और रोम दो टर्म आपने सुनी होगी, तो इसकी हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी और इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों की फुल फॉर्म आपको यहाँ से याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो नीति आयोग था इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी, यानी कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2015। 1 जनवरी 2015 से ये एग्जिस्टेंस में आया था। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको इसने रिप्लेस करा था, यानी कि योजना आयोग जो था उसको इसने नीति आयोग ने रिप्लेस करा था। योजना आयोग कब शुरू करा गया था, तो 1950 में इसकी शुरुआत करी गई थी और 2015 से तो अब आपका नीति आयोग इसका काम करता है। नीति आयोग के आपको चेयरपर्सन भी पूछता है, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी इनका नाम है, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। अगला आपको पूछा है फोक डांस से, तो लावणी जो फोक डांस है यानी कि जो लोक संगीत है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में लावणी परफॉर्म किया जाता है, तो वहीं से ये रिलेटेड है। फोक डांस और आपके क्लासिकल दो तरीके के डांस होते हैं। क्लासिकल तो आपके 8 ही डांस है, ठीक है, तो वो 8 तो आपको याद होने ही चाहिए। और फोक डांस एक स्टेट के बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण है वो हम डिस्कस करते हैं रोज रोज की वीडियोस में, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होती है उसमें कितने किलोमीटर होते हैं। तो दो तरीके की हमारी रेखाएं होती है, एक तो लैटिट्यूड होती है और एक आपकी लॉन्गिट्यूड होती है। लैटिट्यूड यानी कि जिसको हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूड जिनको कि देशांतर रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, तो जो लेटिव इस तरीके की जो लाइनें होती हैं यही आपकी लैटिट्यूड होती है, और जो इस तरीके की आपकी लाइनें होती हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूड होती है। तो 111 किलोमीटर का इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये आपको याद रखना है। और जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं यानी कि जो लॉन्गिट्यूड होती है इनके बीच का भी पूछता है, तो 4 मिनट इनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो होती है लॉन्गिट्यूड ये आपका टाइम दिखाती है, और जो आपकी लैटिट्यूड होती है ये आपका क्या दिखाती है, जो भी वेदर फिनोमिना है वो हमारी लैटिट्यूड रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो मीठी महक वाला पदार्थ हो जाएगा, यानी कि जिसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर जो होते हैं वो आपको पता होगा परफ्यूम जो बनाए जाते हैं तो वो इसी पदार्थ को मिला के बनाए जाते हैं, इसीलिए इनकी इतनी अच्छी स्मेल होती है परफ्यूम की। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। पूछा जा सकता है कि परफ्यूम बनाने में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो राव फोक डांस होता है ये कौन से राज्य से संबंधित है। अभी हमने जैसे लावणी के बारे में पढ़ा तो वो महाराष्ट्र से संबंधित था। राव की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो जाएगा, तो डी बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। सीधा आपको इस तरीके के क्वेश्चन याद रखने होते हैं। अगला जो आपका सोना होता है, यानी कि वो वाला सोना नहीं, वो वाला गोल्ड वाला सोना, तो उसका आपको केमिकल नेम यानी कि रासायनिक चिन्ह क्या होता है, सिंबल किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, AU। ठीक है, तो AG और AU में कंफ्यूज नहीं होना है। AU आपका गोल्ड के लिए हो जाएगा, AG आपका सिल्वर के लिए हो जाएगा। HG की बात करें तो ये मर्क्यूरी यानी कि जिसको पारा भी बोला जाता है, तो उसके लिए आपका HG हो जाता है। और Mg तो आपको पता है मैग्नीशियम के लिए ये यूज किया जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने दोनों आपको यहीं पे बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से पूछा है कि जो जैब टर्म होती है वो कौन से खेल से संबंधित होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत बारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो स्पोर्ट्स टर्म होती है उनको दे दिया जाता है, बोलते हैं कि किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। तो जैब आपकी हो जाएगी बॉक्सिंग से, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी इंस्टेंट या क्विक जो पंच मारते हैं तो उसी को जैब बोला जाता है, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगी। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन का पार्ट होता है, यानी कि किस अंग का ये हिस्सा होता है। तो ये हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यानी कि ब्रेन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं बॉडी में तो उनको ये रेगुलेट करता है, तो इसी का नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो आपको याद रखना है हमारे मस्तिष्क का ये पार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।